brought to you by Sensodent K. बस बैक नहीं आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodent K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। जिसका अंदेशा था आखिरकार वही हुआ। 21 जुलाई को जो बाइडेन ने राष्ट्रपति चुनाव से हटने का ऐलान कर दिया। वो डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से दावेदारी पेश कर रहे थे। नाम वापस लेने के बाद उन्होंने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को समर्थन दिया है। इस फैसले की जानकारी उनके करीबी लोगों और स्टाफ तक को नहीं थी। और तो और कुछ घंटे पहले तक बाइडेन की टीम ये दावा कर रही थी कि वो रेस में बने हुए हैं, उनके पीछे हटने का कोई इरादा नहीं है। तो आज हम जानेंगे बाइडेन ने अचानक नाम वापस क्यों लिया, कमला हैरिस की दावेदारी कितनी मजबूत है और अमेरिका के चुनाव पर इसका क्या असर पड़ सकता है। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज बात जो बाइडेन की। इनका पूरा नाम है जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन जूनियर। इनकी उम्र है 81 बरस। इनके पास पद है अमेरिका के राष्ट्रपति का और राजनीतिक पार्टी जिससे ये आते हैं वो है डेमोक्रेटिक। जो बाइडेन ने जनवरी 2021 में राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी, 78 की उम्र में। अमेरिका के इतिहास में सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति। जब तक उनके कार्यकाल का आखिरी बरस शुरू हुआ तब तक उनकी उम्र का असर दिखने लगा। जुबान लड़खड़ाने लगी, वो चीज़ों को भूलने लगे। फिर बहस चली कि राष्ट्रपति के लिए अधिकतम उम्र की सीमा तय होनी चाहिए। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब उम्र कम होने के चलते उनको संसद पहुंचने में देर हो गई थी। दरअसल 1972 में बाइडेन ने पहली बार सेनेट का चुनाव जीता। सेनेट अमेरिकी संसद का ऊपरी सदन है। इसमें 100 सदस्य होते हैं। अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं। हर राज्य को 2-2 सेनेटर्स मिलते हैं। बाइडेन ने पहली बार डेलावेयर से चुनाव जीता था। जीतने के 2 हफ्ते बाद वो 30 के हुए थे। सेनेटर बनने के लिए कम से कम 30 की उम्र होनी चाहिए। जब तक बाइडेन शपथ लेते, एक त्रासदी ने उनका जीवन बदल दिया। एक सड़क हादसे में उनकी पत्नी नीला और बेटी नाओमी की जान चली गई। उनके 2 बेटे हंटर और बीयू बुरी तरह घायल हो गए। उस समय बाइडेन ने राजनीति छोड़ने का पक्का मन बना लिया था। उनके दोस्तों ने उनको किसी तरह से मनाया। तब जाकर सांसद बनने के लिए वो किसी तरह तैयार हुए। फिर अगले 36 वर्षों तक वो सेनेट में रहे। इस बीच 2 बार राष्ट्रपति चुनाव में हाथ आजमाने की कोशिश भी की। पहली बार 1988 में प्राइमरी इलेक्शन में ही नाम वापस लेना पड़ा क्योंकि उन्होंने चुराई हुई स्पीच पढ़ दी थी। इसके लिए भारी फजीहत भी हुई। दूसरी बार उन्होंने 2008 में कोशिश की। तब बराक ओबामा के सितारे बुलंद थे। ओबामा डेमोक्रेटिक पार्टी का प्राइमरी इलेक्शन जीते। उन्होंने बाइडेन को अपना रनिंग मेट बनाया। ओबामा ने चुनाव जीता, राष्ट्रपति बने। बाइडेन को उपराष्ट्रपति की कुर्सी मिली। फिर 2012 के चुनाव में भी 2008 वाली कहानी दोहराई गई। ओबामा प्रेसिडेंट, बाइडेन वाइस प्रेसिडेंट। फिर आया साल 2016। ओबामा तीसरा कार्यकाल नहीं ले सकते थे, इसलिए डेमोक्रेटिक पार्टी में नए कैंडिडेट की तलाश शुरू हुई। बाइडेन प्रबल दावेदार थे, मगर उन्होंने दावेदारी पेश नहीं की। क्यों? क्योंकि 2015 में उनके बड़े बेटे बीयू की मौत हो गई थी। बीयू ने इराक युद्ध में हिस्सा लिया, अटॉर्नी जनरल भी बने। उनको बाइडेन का राजनीतिक उत्तराधिकारी भी माना जाता था। बेटे की अचानक मौत ने बाइडेन को तोड़ कर रख दिया, इसलिए उन्होंने चुनाव न लड़ने का फैसला लिया। उस दफा डेमोक्रेटिक पार्टी से हिलेरी क्लिंटन को टिकट मिला। वो रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप से हार गई। उपराष्ट्रपति पद से हटने के बाद बाइडेन पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाने चले गए। 2019 में राजनीति में वापस लौटे। 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए नॉमिनेशन फाइल किया। फिर डोनाल्ड ट्रंप को हराकर वो राष्ट्रपति बने। बाइडेन ने इशारा दिया था कि राष्ट्रपति के तौर पर यह उनका पहला और आखिरी कार्यकाल होगा, मगर जैसे जैसे समय बीता उनका मन बदलने लगा। अर्थव्यवस्था को कोरोना महामारी की मार से बाहर लाना हो या 2022 के मिड टर्म इलेक्शन में रिपब्लिकन पार्टी को रोकना, बाइडेन घरेलू मोर्चे पर बेहतर दिखे। जानकार मानते हैं कि इसने उनको दूसरा कार्यकाल हासिल करने का भरोसा दिया। इसी बीच एक और चीज हुई। डोनाल्ड ट्रंप राजनीतिक पटल पर वापसी कर रहे थे। सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स की चोरी, चुनावी नतीजा बदलने की साजिश, हश मनी जैसे आरोपों ने उनको खबरों में बनाकर रखा। ट्रंप ने इसको पॉलिटिकल विच हंट की तरह पेश किया। इसको मुद्दा बनाकर वो सरकार को घेरते रहे। तभी साफ हो चुका था कि ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से नॉमिनेशन फाइल करेंगे।
नवंबर 2022 में उन्होंने ऐलान भी कर दिया। इसके बाद ट्रंप ने पार्टी के अंदर अपने प्रतिद्वंदियों को लेफ्ट, राइट, सेंटर निशाने पर लिया। लोकप्रियता और पब्लिक अपील के मामले में उनका कोई सानी नहीं था, इसलिए उनकी उम्मीदवारी को लेकर बहुत कम संशय बचा। उस स्थिति में डेमोक्रेटिक पार्टी ने बाइडेन पर भरोसा दिखाने का फैसला किया। अप्रैल 2023 में बाइडेन ने उम्मीदवारी की घोषणा कर दी। प्राइमरी इलेक्शन में उनको कोई बड़ी चुनौती नहीं मिली, उनको बड़ी आसानी से जरूरी डेलीगेट्स मिल गए। अगस्त 2024 में डेमोक्रेटिक पार्टी का नेशनल कन्वेंशन तय है। इसमें बाइडेन के नाम पर औपचारिक मुहर लगने वाली थी। ये हो पाता उससे पहले खेल हो गया। पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर बाइडेन की लड़खड़ाहट बढ़ने लगी। वो चीजें भूलने लगे, चलते चलते गिरने लगे। उनके बयानों में हेरफेर दिखा। डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी ने इसको जोर शोर से उठाया, ये साबित करने की कोशिश की कि बाइडेन कमजोर हो चुके हैं, वो राष्ट्रपति बने रहने के काबिल नहीं है। फिर 27 जून 2024 की तारीख आई। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN पर बाइडेन और ट्रंप के बीच पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई। इसमें बाइडेन का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा। वो कई जरूरी मुद्दों पर अपनी बात सही ढंग से नहीं रख पाए। इसके बाद 9 जुलाई को वॉशिंगटन में नेटो समिट शुरू हुई। लोगों ने कहा यह आखिरी मौका है। अगर उन्होंने नेटो समिट में खुद को साबित कर दिया तो सारी आलोचनाएं खत्म हो जाएंगी। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। समिट के अंतिम दिन बाइडेन 2 मौकों पर फिसले। एक जगह उनको यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को पोडियम पर बुलाना था, मगर वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का नाम पुकारने लगे। Now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. He's going to beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin, we got to worry about it. Anyway, Mr. President, I'm better. You are a hell of a lot better. एक जगह उन्होंने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की जगह डोनाल्ड ट्रंप का नाम ले लिया। ये वाकया पूरी दुनिया ने देखा। इसने रही सही कसर को पूरा कर दिया। डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद और दानदाता उनसे नाम वापस लेने की अपील करने लगे। कुछ सांसदों ने खुलेआम ये मांग की। जो बाहर नहीं आए वो भी इस बात पर एकमत थे कि बाइडेन के नाम पर चुनाव नहीं जीता जा सकता। इस सब के बीच बाइडेन चुनाव लड़ने पर अड़े रहे। यहाँ तक कहा कि सिर्फ ईश्वर ही उन्हें पीछे हटा सकता है। I don't think anybody's more qualified to be president or win this race than me. हालांकि 16 जुलाई को उनके लहजे में थोड़ी नरमी दिखी। उस दिन एक इंटरव्यू में वो बोले, कोई स्वास्थ्य समस्या हुई तो मैं अपनी उम्मीदवारी पर विचार करूंगा। 17 जुलाई को खबर आई कि बाइडेन कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। वो अपना चुनावी कैंपेन रोक रहे हैं। कोविड-19 होने के बाद वो डेलावेयर के अपने घर में आइसोलेट हो गए, वहीं से कामकाज देख रहे थे। इधर पार्टी के अंदर उनको हटाने की मांग बढ़ती जा रही थी। इसमें पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और पार्टी के दिग्गज नेता नैन्सी पेलोसी भी शामिल हो चुके थे। उन्होंने बाइडेन को मनाने की कोशिश शुरू की। तभी ये तय हो चुका था कि बाइडेन किसी भी वक्त उम्मीदवारी छोड़ सकते हैं। फिर आई 20 जुलाई की तारीख। बाइडेन ने अपने सबसे करीबी सलाहकार स्टीव रिचेटी को फोन मिलाया। उनसे बोले, तुम और माइक डोनेलन मेरे घर आओ, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। डोनेलन लंबे समय से बाइडेन के भाषण लिख रहे हैं। फोन आने के कुछ घंटे के अंदर दोनों लोग बाइडेन के घर पर थे। न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक दोपहर से लेकर रात तक तीनों लोग एक साथ बैठे रहे। उनको बाइडेन के कैरियर का सबसे ऐतिहासिक नोट तैयार करना था, उम्मीदवारी छोड़ने का ऐलान वाली चिट्ठी। जब तक चिट्ठी पूरी नहीं हुई तब तक उन तीनों के अलावा किसी और स्टाफ को कुछ भी पता नहीं था। 21 जुलाई की सुबह बाइडेन ने कमला हैरिस को फोन मिलाया, उनको अपने फैसले के बारे में बताया। फिर चीफ ऑफ स्टाफ और व्हाइट हाउस की टीम से जूम कॉल पर बात की और इस सब के थोड़ी देर बाद ही उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना फैसला सुना दिया। पहले चर्चा हुई कि टीवी के जरिए मैसेज दिया जाए, बाद में चिट्ठी पब्लिश करने पर सहमति बनी। बाइडेन की चिट्ठी में क्या था, एक एक कर जान लेते हैं। बाइडेन ने सबसे पहले अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। दावा किया कि उनके समय में दवाओं की कीमतें घटी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिली। लिखा, अमेरिका आज से पहले ऐसी स्थिति में कभी नहीं था। बाइडेन ने अमेरिका की जनता को शुक्रिया कहा। लिखा, आपकी सेवा करना मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान था। मेरी इच्छा थी कि मैं फिर से चुना जाऊं, मगर मुझे लगता है कि ये मेरी पार्टी और देश के हित में होगा कि मैं अपना ध्यान बचा हुआ कार्यकाल पूरा करने में लगाऊं। एक और पोस्ट में बाइडेन ने लिखा, मैंने राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। मैं बतौर राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा करने पर ध्यान लगाऊंगा।
राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए मैं कमला हैरिस का नाम आगे करना चाहूंगा। हम सब मिलकर ट्रंप को हराएंगे। बाइडेन के ऐलान के तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन आया। उन्होंने ट्रूथ सोशल पर लिखा, जो बाइडेन कभी भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए फिट नहीं थे। वो राष्ट्रपति के तौर पर काम करने के लिए भी फिट नहीं है और ना कभी थे। उन्होंने झूठ, फेक न्यूज और बेसमेंट में रहकर राष्ट्रपति की कुर्सी हासिल की। उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों, डॉक्टर्स और मीडिया सबको इस बात का पता था। अब सवाल यह है कि डेमोक्रेटिक पार्टी में क्या चल रहा है। बराक ओबामा ने बाइडेन के फैसले की सराहना की है, कहा कि वो अमेरिका के सबसे निर्णायक राष्ट्रपतियों में से एक हैं। एक और पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और उनकी पत्नी हिलेरी ने फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कमला हैरिस के नाम पर समर्थन भी जताया। अमेरिकी मीडिया में छपी रिपोर्ट्स की माने तो डेमोक्रेटिक पार्टी में असमंजस का भाव है। एक तरफ बाइडेन के फैसले से राहत भी है, दूसरी तरफ उन्हें उनके भविष्य की चिंता सता रही है। उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि बाइडेन की जगह कौन लेगा। यूं तो कमला हैरिस का नाम सबसे आगे है। खुद बाइडेन ने उनका समर्थन किया है। कमला ने टिकट के लिए नॉमिनेशन भी फाइल कर दिया है। वादा किया है कि वो टिकट हासिल करके ही दम लेंगी। पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने भी कमला को सपोर्ट करने का ऐलान किया है। इनमें बिल और हिलेरी क्लिंटन, उत्तरी कैरोलिना के गवर्नर रॉय कपूर, पेंसिल्वेनिया के गवर्नर जोश शॉपिरो, कैलिफोर्निया के गवर्नर गाविन न्यूसोम भी कमला को समर्थन दे रही हैं। इनमें से कुछ का नाम बाइडेन के रिप्लेसमेंट के तौर पर चल रहा था। उन लोगों के साथ आने से कमला हैरिस की दावेदारी मजबूत हो गई है, मगर अंतिम फैसला नेशनल कन्वेंशन में ही होगा। जैसा हमने पहले भी बताया, डेमोक्रेटिक पार्टी का कन्वेंशन 19 से 22 जुलाई के बीच शिकागो में होना है। इसमें पार्टी के 3,949 डेलीगेट्स वोटिंग करेंगे। इनमें से लगभग 3900 डेलीगेट्स बाइडेन से मिले थे। चूंकि अब वो नाम वापस ले चुके हैं, उनके डेलीगेट्स मुक्त हो चुके हैं। वे किसी भी कैंडिडेट को वोट करने के लिए स्वतंत्र है। इसलिए डेमोक्रेटिक कन्वेंशन दिलचस्प हो गया है। हमने अमेरिका में मौजूद पत्रकार रोहित शर्मा से पूछा कि कमला हैरिस को तो जो बाइडेन के अलावा कई और कद्दावर नेताओं ने समर्थन दिया है, फिर भी उनकी उम्मीदवारी पर संशय क्यों बना हुआ है। उनके रास्ते में क्या क्या रुकावटें आ सकती हैं। को हमने कल देखा, जैसे ही प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने पहले तो अपना नामांकन वापस लिया और उसके बाद उन्होंने तुरंत उनको अपना समर्थन जो है पूरा का पूरा समर्थन कमला हैरिस को दे दिया। उसका हमने देखा कि बड़े बड़े जो लीडर्स हैं पार्टी के, वो सारे सपोर्ट कर रहे हैं कमला हैरिस को। करीब 150 से ज्यादा कांग्रेसमैन हो गए हैं जिन्होंने अपना सपोर्ट दे दिया है कमला हैरिस को। सेनेटर्स हैं 25 से ज्यादा जिन्होंने सपोर्ट किया है। गवर्नर्स हैं और स्विंग स्टेट के गवर्नर्स हैं जिन्होंने अपना समर्थन दिया है कमला हैरिस को। तो क्योंकि ये एक अब ओपन कन्वेंशन जैसी स्थिति हो सकती है, और ओपन कन्वेंशन में दर्शकों को बता दूं कि जहां पे जो डेलीगेट्स है वो पुरातन काल तो नहीं कह सकता, पर आज से कुछ 60-70 साल पहले ऐसा होता था कि कन्वेंशन में एक नॉमिनी के ऊपर मोहर लगती थी, उनका नाम आता था, वहां पे लोग वोट करते थे कि हमारी पार्टी का नेता कौन होगा। क्योंकि अब प्राइमरीज का चलन आ गया है मॉडर्न पॉलिटिक्स में, हमने 1968 के बाद से देखा है। तो एक रबर स्टैम्प की भूमिका रह जाती है कन्वेंशन की, जो 72 से अभी तक चला आ रहा है। लेकिन क्योंकि अब जिस कैंडिडेट ने सबसे ज्यादा डेलीगेट्स जीते थे, जो बाइडेन, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है, तो डेलीगेट्स फ्री हो जाते हैं एंड दे कैन वोट। वो किसी के लिए भी वोट कर सकते हैं। तो कई ऐसे डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता या स्ट्रेटेजिस्ट या थिंक टैंक्स हैं जिनको ऐसा लगता है कि एक मिनी प्राइमरी होनी चाहिए, लेकिन समय बहुत कम है। देखिए आज 22 जुलाई हो गई है और 19 को कन्वेंशन शुरू होने वाला है। तो कई लोग ऐसे समझते हैं कि कमला से बेटर लीडर्स हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के में, और उनको भी एक मौका मिलना चाहिए क्योंकि ये एक ओपन कन्वेंशन हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखिए पूरी की पूरी जो 50 डेमोक्रेटिक जो स्टेट पार्टीज है, डेमोक्रेटिक पार्टीज की स्टेट हेड्स हैं, उन सब ने भी अपना समर्थन कमला हैरिस को दे दिया है। तो मुझे लगता है कि किसी का अब ये सोचना कि कमला के अलावा कोई अपना नाम लाना चाहेगा, तो वो थोड़ा सा एक डिससर्विस हो सकता है। डेमोक्रेट्स पहले ही अपनी इन फाइटिंग में काफी ज्यादा खुद को नुकसान पहुंचा चुके हैं। और ये भी बात है कि देखिए कोई भी अब ऐसा नहीं दिखाना चाहेगा, भले ही उन्हें ये लगे अपने मन में कि कमला इज नॉट द राइट कैंडिडेट, बट अगेन इतने कम समय में आप नहीं चाहते कि आप लोगों की रॉन्ग बुक्स में आ जाएं, क्योंकि पॉलिटिक्स बहुत लंबी होती है। तमाम बाधाओं के बावजूद कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी की सबसे पसंदीदा उम्मीदवार होंगी। वो बाइडेन की विरासत क्लेम कर सकती हैं। उनके पास उपराष्ट्रपति के तौर पर काम करने का अनुभव है।
और लाइन ऑफ सिलेक्शन में भी वो दूसरे नंबर पर आती है। अगर डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच भिड़ंत होती है तो किसका पलड़ा भारी हो सकता है? कमला के खिलाफ ट्रंप की रणनीति क्या हो सकती है? देखिए, फिलहाल अभी हम आरएनसी से बाहर निकले ही हैं। पिछले 3 हफ्ते जो रहे हैं अमेरिका में, उथल-पुथल के रहे हैं पॉलिटिक्स को लेके, वो डिबेट से लेके और अभी तक हमने एक असैसिनेशन अटेम्प्ट देखा, फिर जो बाइडेन के ऊपर प्रेशर और अब उनका हट जाना इस चुनाव से। तो फिलहाल अगर आप देखें तो लगता है कि ट्रंप का पलड़ा जो है वो ऑब्वियसली ज़्यादा भारी है। एक ऐसा नेता जो मौत से बच के आया है और वो कह रहा है कि मैंने आपके लिए गोली खाई है। तो उस नैरेटिव को काउंटर करना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन देखिए, कमला हैरिस अपनी खुद की अलग स्ट्रॉन्ग चीज़ें लेके आती है। वो एक वुमन ऑफ कलर है। वो एक वाइस प्रेसिडेंट है। कमला हैरिस और जो बाइडेन ने डोमेस्टिकली 3 बड़े बिल पास किए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, इंसुलिन कॉस्ट और हेल्थ केयर की जो बात होती है उसको लेके, और तीसरा जो है उन्होंने ये किया है जो बिल्ड बैक बेटर एक्ट था उसको लेके। तो उनके पास डोमेस्टिक अकम्प्लिशमेंट्स हैं अपनी बात करने के लिए। साथ ही साथ जो इंडिपेंडेंट वोटर्स हैं, उनको कहीं न कहीं ये लगता था कि एक चॉइस नहीं है उनके पास, क्योंकि जो बाइडेन की एज को लेके वो काफ़ी खफ़ा थे, नाराज़ थे। तो अब एक विकल्प उनके सामने आ गया है कमला हैरिस का, और कमला हैरिस को उनको कन्विंस करना होगा अपने लिए वोट करने के लिए। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर इस मुकाबले में कहीं 55% ट्रंप के समर्थन के पोल्स आ रहे थे और 45% जो बाइडेन के, तो वो फासला अब कम हो गया है। अभी हमने जो भी पिछले 2-3 हफ्तों में जो पोलिंग देखी है कमला के साथ, वो 48-49 है, नेक टू नेक चल रहे हैं ट्रंप और कमला हैरिस। तो मुझे लगता है अभी भी ये ओपन फील्ड है। अगर डेमोक्रेट्स यूनाइट हो सके कमला हैरिस के साथ, और एक अच्छा डिबेट प्रदर्शन अगर कर पाई कमला हैरिस, तो मुझे लगता है कि ये इलेक्शन फिर से क्लोज हो सकता है। बाइडेन के फैसले को अमेरिका की जनता आखिर कैसे देख रही है? राष्ट्रपति चुनाव किस तरफ बढ़ रहा है? देखिए, बाइडेन के फैसले को काफ़ी लोगों ने सराहा है। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं ने सराहा है। उन्हें एक स्टेट्समैन, एक एल्डरली जेंटलमैन, एक पेट्रियट और एक सेल्फलेस लीडर के नाम पे लोग यहाँ पे कह रहे हैं। लोगों का ऐसा मानना था कि प्रेसिडेंट बाइडेन को ये निर्णय पहले ले लेना चाहिए था। और अगर ये शायद पहले निर्णय ले लेते तो एक नए उम्मीदवार हो सकते थे, कमला हैरिस, गैविन न्यूसम या कोई और भी इसमें आ सकते थे, जिससे डेमोक्रेटिक पार्टी और स्ट्रेंथन हो जाती और स्ट्रांग बन जाती। लेकिन फिलहाल आई थिंक लोगों में थोड़ा-सा एक रिलीफ है, और ये मैं उन लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ जो डेमोक्रेटिक पार्टी के सपोर्टर्स हैं। आम जो लोग हैं, उनको भी ये लगता है कि कम से कम एक चॉइस मिली है लोगों को देखने के लिए, सोचने के लिए, समझने के लिए। और अगर बाइडेन चुनाव जीत जाते 5 नवंबर के बाद, तो शायद लोग इतने कंफर्टेबल नहीं होते कि एक ऐसा नेता जो चीज़ें भूल रहा है, जिसकी मेंटल हेल्थ को लेके सवालिया निशान बन रहा ब और ल बने रहे हैं और बन सकते थे और। तो लोगों को लगता है कि कम से कम अगर एक दूसरा कोई कैंडिडेट है, और अगर वो ट्रम्प के बजाय अगर वो जीत जाती है, कमला हैरिस, तो ये सारी चीज़ें नहीं होगी। जो देश है वो सशक्त हाथों में होगा। तो ये एक थोड़ी-सी एक थीम है यहाँ पे, एक नैरेटिव है जो चल रहा है। पर ऑनेस्टली आपको मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ कि जो बाइडेन के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव था इस रेस से बाहर होने का। जो बाइडेन के ऐलान के बाद दुनिया भर के नेताओं ने भी प्रतिक्रिया दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बाइडेन को शुक्रिया कहा। एक्स पर लिखा, उन्होंने सबसे कठिन समय में हमारा साथ दिया, पुतिन के कब्जे से बचाने में मदद की। हमें उम्मीद है कि अमेरिका की सरकार रूसी राक्षस से बचाने में हमारी मदद करती रहेगी। कुछ दिन पहले जेलेंस्की ने इशारा दिया था कि वो अमेरिका में नई सरकार के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। हमने ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF में फेलो विवेक मिश्रा से पूछा, बाइडेन के हटने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के चांस के बढ़ गए हैं। ट्रंप की वापसी का यूक्रेन की जंग पर क्या असर पड़ सकता है? यूक्रेन की जंग पे अच्छा खासा असर पड़ सकता है। हालांकि ये क्रिस्टल गेजिंग है, कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक जो फैक्टर ट्रंप प्रेसिडेंसी के साथ सबसे बड़े तौर पे उभर के आएगी वो है अनप्रेडिक्टेबिलिटी। इसीलिए कहना बहुत मुश्किल होगा कि वो क्या करेंगे। लेकिन यूक्रेन का, जैसा आपने बताया कि उन्होंने पहले ही जिक्र कर रखा है और बोला है कि 24 घंटे में मैं उस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ लूंगा। इसका मतलब तो साफ है कि या तो वो समझौता कर लेंगे या यूक्रेन को अपने हाल पे छोड़ देंगे।
दोनों ही सिचुएशंस में बहुत ही मुश्किल होने वाली है। यूरोपियन ट्रांस अटलांटिक सिक्योरिटी का क्या होगा, नेटो का क्या होगा, क्योंकि आप नेटो जैसे अलायंस जो है उसकी लगभग 60% से ज़्यादा फंडिंग अमेरिका करती है। तो इसीलिए, और ट्रम्प का मेन जो है प्लान ये है कि यूरोपियन पार्टनर्स अपने अपने रिसोर्सेज और अपने अपनी फंडिंग बढ़ाएं। 2% से ज़्यादा अपनी जीडीपी के वो डिफेंस पे खर्च करें, तब जाके अमेरिका जो अपने हिस्से का खर्च है वो करेगा। यूक्रेन के अलावा यूके, स्पेन, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, कनाडा, जर्मनी समेत कई देशों ने बाइडेन के कार्यकाल को याद किया। कहा बचे हुए टाइम में साथ मिलकर काम करेंगे। रूस और चीन इस पर क्या बोले? रूस ने कहा कि हमारा ध्यान जंग जीतने पर है, अमेरिका चुनाव के नतीजों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चीन बोला यह अमेरिका का इंटरनल मैटर है, भले ही बाइडेन ने प्रेसिडेंशियल रेस छोड़ दी हो मगर वो राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे। उनका कार्यकाल 20 जनवरी 2025 तक चलेगा। हालांकि उनके ऊपर इस्तीफा देने का दबाव बढ़ता जाएगा। ये पूछा जाएगा कि जो व्यक्ति चुनाव लड़ने के काबिल नहीं है वो राष्ट्रपति की कुर्सी पर कैसे रह सकता है, यानी उनकी लीडरशिप हमेशा सवालों के घेरे में रहेगी। अमेरिका के सहयोगी देशों के लिए ये कितना चिंताजनक हो सकता है? मेरे ख्याल में नहीं, क्योंकि ये एक लीडरशिप की मिसाल के तौर पे देखा जा रहा है। ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत कम दुनिया में ऐसे नेता हैं अभी जो कि 70 के ऊपर हैं और 80 के करीब हैं और कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार है। हालांकि बाइडेन भी इस रेस में रहना चाहते थे, बीमारियों की वजह से और अन्य कारणों की वजह से उनको छोड़ना पड़ा, लेकिन उन्होंने एक ग्रेसफुली जो है अपने चेयर को छोड़ा और एक वुमेन कैंडिडेट को आगे किया। तो ये एक मिसाल है। मेरे ख्याल से देश भर में इनके लिए थोड़ी क्रिटिसिज्म होगी कि उनको पहले छोड़ना चाहिए था, डेमोक्रेटिक कन्वेंशन बहुत पास है, इसका असर क्या पड़ेगा, लेकिन उन्होंने ग्रेसफुली इस अपने इतने ऊंचे पद को छोड़ा। तो थोड़ा क्रेडिट तो बाइडेन को देना जरूरी है यहाँ पे। दूसरी बात यह है कि ग्लोबली आप देखेंगे कि इनको प्रेशर किया जाएगा कि वो आप रहें या ना रहें। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब जो है 3 महीने बाकी हैं। 3 महीने में अगर उनकी हेल्थ खासा डिटीरियोरेट कर जाती है तो शायद फर्क पड़े, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है, अटकलें लगाई जा रही हैं कि करीबन 2 महीनों में उन्होंने कैबिनेट सिक्योरिटी बैठक नहीं बुलाई। अगर ऐसा है, जिसका मैं पुख्ता नहीं कर सकता इस बात को, लेकिन अगर ऐसा है तो ये तो चिंता की बात है। और फिर 3 महीने वो रह पाएंगे कि नहीं, फिर प्रेशर डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रेशर ज़्यादा बनेगी, हो सकता है उनको वेकेट करना पड़े व्हाइट हाउस, लेकिन मेरे ख्याल में इसके परसेंटेज और इसकी प्रोबेबिलिटी कम है। अब प्रेसिडेंशियल रेस से हटने का इतिहास जान लेते हैं। किसी सिटिंग प्रेसिडेंट का चुनाव से नाम वापस लेना कोई नई घटना नहीं है, हालांकि ये दुर्लभ जरूर है। पिछला उदाहरण 1968 का है। तब लिंडन बी जॉनसन राष्ट्रपति हुआ करते थे, वो भी डेमोक्रेटिक पार्टी से। 1968 में उन्होंने दोबारा चुनाव लड़ने का फैसला किया, मगर वियतनाम युद्ध के चलते उनकी अप्रूवल रेटिंग काफी नीचे हो गई। उन्होंने चुनाव से 7 महीने पहले नाम वापस ले लिया था। अमेरिका के चुनाव से जुड़े और भी अपडेट्स आपको ललन टॉप पर मिलते रहेंगे। यहीं तक हमारा बड़ी खबर सेगमेंट था। अब सुर्खियों की तरफ चलते हैं। पहली सुर्खी बांग्लादेश से आई है। 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने कोटा सिस्टम में भारी फेरबदल का आदेश दिया है। कहा है कि सरकारी नौकरी में 56 की बजाय सिर्फ 7% आरक्षण मिलेगा। बाकी की 93 यानी 93% सीटें मेरिट के आधार पर भरी जाएंगी। इसी आरक्षण के खिलाफ बांग्लादेश में 15 जुलाई से भयंकर हिंसा हो रही है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस हिंसा में अब तक 147 लोग मारे जा चुके हैं, हजारों लोग घायल हुए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी शांति की उम्मीद कम है। प्रदर्शनकारियों ने 4 नई मांगे रखी हैं। क्या है ये मांगे? पहली तो है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सरकारी गैजेट में पब्लिश कराया जाए। दूसरी मांग है कि गिरफ्तार किए गए छात्र और नेताओं को रिहा किया जाए। तीसरी मांग है कि कर्फ्यू को खत्म किया जाए और चौथी मांग है कि सभी कॉलेजेस को दोबारा चालू किया जाए। प्रदर्शनकारियों ने 48 घंटे की डेडलाइन दी है। अभी ये साफ नहीं है कि अगर सरकार ने उनकी बात नहीं मानी तो क्या होगा। इस सब के बीच बांग्लादेश में इंटरनेट शटडाउन पहले की तरह बरकरार है। अब बांग्लादेश में रह रहे भारतीयों का हाल जान लेते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने 21 जुलाई को नोटिफिकेशन के जो जारी किया है उसके मुताबिक अब तक 4,500 भारतीय छात्र बांग्लादेश से
भारत पहुंचे हैं। उनके अलावा नेपाल के 500, भूटान के 38 और मालदीव के भी एक छात्र भारत में आ चुके हैं, मतलब उन्होंने एंट्री ली है। 19 जुलाई को विदेश मंत्रालय ने बताया था कि बांग्लादेश में लगभग 7,500 भारतीय छात्र पढ़ रहे हैं, जबकि 15,000 अन्य भारतीय नागरिक भी रह रहे हैं। बांग्लादेश के प्रोटेस्ट की कहानी हमने दुनियादारी में विस्तार से बताई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आज की दूसरी और अंतिम सुर्खी की तरफ चलते हैं, जो इजराइल से है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का अमेरिका दौरा शुरू हो चुका है। इस दौरान वो राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मिल सकते हैं। ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका की राजनीति डावाडोल है। बाइडेन ने राष्ट्रपति चुनाव से हटने का ऐलान किया। जैसा हमने आपको शुरुआत में बताया, उनकी लीडरशिप में लोगों को भरोसा खट रहा है। नेतन्याहू 24 जुलाई को अमेरिकी संसद को संबोधित करने वाले हैं। वहां वो इजराइल के लिए सपोर्ट जुटाने की कोशिश करेंगे। वहां से जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। बाकी देश और दुनिया की और भी दिलचस्प और ज़रूरी खबरों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप भी लल्लन टॉप के साथ बने रहिए। आज का दुनियादारी बस यहीं पर समाप्त होता है। अपना खूब ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।